इन इस चैनल में वॉइस ऑफ मानवता चैनल में आप दोनों बेटियों का बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, वाहेगुरु जी बहुत का बहुत खालसा, वाहेगुरु की फतेह, वाहेगुरु जी जय का भीम, जय मूल निवासी। आज हम नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हमारे इन बेटियों से हम आज वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जो स्कूल कॉलेज बंद है, इस पर हम बात करेंगे विस्तार से दोनों बेटियों से और ये जानना चाहेंगे कि आसाम राज्य में जो शिक्षा प्रणाली है, वहाँ जो स्कूल कॉलेज है, वहाँ की क्या स्थिति है और वहाँ पढ़ाई लिखाई बंद है या स्कूल चालू है या ऑनलाइन स्कूल चालू है, इस पर भी हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अमनप्रीत, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे वॉइस ऑफ मानवता चैनल यूएसए में। हेलो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ने के लिए और हमें इस लायक समझने के लिए कि हम अपने भी व्यूज सबके सामने रखें और विचार सबके साथ विचारों का आदान प्रदान हो और हम लोगों को दर्शा सके कि नॉर्थ ईस्ट में इसको लेके बेसिकली क्या सिचुएशन है या सारे भारत में ही इस महामारी की वजह से क्या परेशानियां देखनी पड़ रही हैं विद्यार्थियों को। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आपने हमें इस लाइव में आज जोड़ा। और हम आपसे सवाल ये करना चाहते हैं कि जो कोरोना की इस महामारी पे स्कूल कॉलेज बंद है, आपके आसाम नॉर्थ ईस्ट राज्य में भी बंद हो गए, पूरे के भारत में भी बंद है। हाँ तो जी। ऐसी स्थिति में जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो कितना बेहतर है ग्रामीण क्षेत्र के रहने वालों के लिए, जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं है और उनके पास में नेटवर्क नहीं है। ऐसे जो छात्र छात्राएं हैं उनकी संख्या बहुतायत में है, करोड़ों में है। हाँ जी। हाँ जी सर, तो मैं अपने तरफ से ये बताना चाहूंगी कि मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ जो इस महामारी की वजह से जो आज हमारे एडुकेशन में जो दिक्कत आई है, इसका कहीं जी, ना कहीं इस परेशानी का मुझे भी सामना करना पड़ रहा है। जी, जी, अब अगर मैं बात करूं तो हमारे सोसाइटी में मैं भारत की अगर बात करूं, इंडिया में हम जानते हैं कि हमारे इंडिया अगर आज एक डेवलपिंग कंट्री में खड़ी है, तो उसका मुझे काफी हद तक ऐसे जितना हमने जाना है पढ़ा है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के वजह से ही हमारे एग्रीकल्चरल कंट्री है इंडिया एक। तो जी। एग्रीकल्चरल सेक्टर के लोगों की वजह से आज हमारा भारत खड़ा है। किसान और हम्म। जवान हमारे देश में इन दो लाइक सेक्टर्स को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिनकी वजह से आज हमारा भारत बहुत ही ताकतवर है। पर जी, इस ताकत को और ताकतवर बनाने के लिए हमें एक हमारा एक ही जो अस्त्र या हमारा शस्त्र जो होता है ज्ञान का, विद्या का, एडुकेशन का, वो कहीं ना कहीं इसी स्ट्रॉन्ग क्षेत्र के लिए बहुत कमजोर हो गया इस महामारी की वजह से। जितना मुझे महसूस हुआ है, मेरे जी, हिसाब से हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, अगर ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ के अगर मैं छोटे शहरों की भी बात करूं, तो दो चीजों की बहुत परेशानी है। एक नेटवर्क, जो ऑनलाइन या इंटरनेट से जुड़ने के लिए जो मेन प्रक्रिया है, जो नेटवर्क हमें जो चाहिए होता है, वो नेटवर्क नहीं, उसकी सुविधा अच्छी नहीं है। और दूसरी बात, एक इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम। और लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो लोकेशन वाइज भी नेटवर्क में काफी फर्क पड़ता है। छोटे शहरों में ही अगर ये प्रॉब्लम, अगर ये समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो पाया है, तो अगर आप इससे और पीछे ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं, तो उसमें आप उम्मीद भी बहुत कम लगा सकते हैं कि लोगों को अच्छा नेटवर्क मिलता होगा। अपने गैजेट्स जैसे फोन, लैपटॉप अगर हैं भी, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के पास बहुत कम होंगे, पर अगर है भी तो उन्हें चार्ज करने के लिए या उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत होती है, नेटवर्क की भी ज़रूरत होती है। इसका उन्हें तकलीफ इस बात की झेलनी पड़ती होगी। पहला मेरा पॉइंट ये होगा।
दूसरा जी पॉइंट ये होगा कि ये एक अचानक आने वाली स्थिति है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। जैसे भूकंप अचानक आ जाता है, वो कोरोना की महामारी का अचानक आना, अचानक एक महामारी फैला देना हर जगह, ये बहुत अचानक था जिसके लिए कोई भी छात्र ने या कोई भी स्टूडेंट ने नहीं सोचा था कि कभी उन्हें 6-7 महीने तक घर पे रह के ही अपने एडुकेशन का ज़रिया घर पे ही बना लेना पड़ेगा। आज जिस फ़ोन को काफ़ी हद तक हमारे स्कूलों में टीचर हमें जिस मना करते थे कि हमें फ़ोन नहीं देखना है, हमें नहीं इस्तेमाल करना है, स्टूडेंट को बहुत डाइवर्ट होता है उनका माइंड। आज वही फ़ोन एक ऐसा ज़रिया बन गया है, अगर ना हो तो हम पढ़ाई में दुविधा आ गई है। अब मुझे ये लगता है कि जो हमारे किसान हैं, गाँव के जो लोग हैं, जो वेजेस डेली वेजेस में जो चलते हैं, आप अभी एक स्मार्टफ़ोन अगर हम की बात करें तो वो कम से कम एक अच्छा स्मार्टफ़ोन भी हमारा 10,000 तक आता है, जिसमें एजुकेशन की सारी सुविधाएँ आपको मिलेंगी। जिन घरों में दिन की कमाई से ही चूल्हा जलता हो और 3 टाइम की रोटी पकती हो, उन फैमिलियों से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बहुत जल्द वो इतनी बड़ी रकम लाएँ और अपने बच्चों को फ़ोन, लैपटॉप दे सकें और इंटरनेट का भी उन्हें रिचार्ज या उन्हें उस चीज़ का भी खर्चा दे सकें और ये उनकी एडुकेशन में सहायता कर सकें। तो इस बात की परेशानी मुझे लगता है कि खाली ग्रामीण विकास तो या ग्रामीण क्षेत्र तो प्रॉब्लम इसकी डील कर ही रहा है, पर मुझे लगता जी है जी कि जो मिडल क्लास लोग हैं, वो भी इसकी परेशानी का शिकार है कहीं न कहीं, क्योंकि हर हर एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन जुड़ना और ये ज्ञान लेना। दूसरी बात, इसके बारे में बहुत स्टूडेंट्स को कोई ट्यूटोरियल या कोई सुविधा भी नहीं समझाई गई थी, बताई गई थी कि उन्हें कैसे जॉइन करना है, फ़ोन के क्या कॉम्प्लेक्स फंक्शंस है, कहाँ लॉगिन किया जाता है, अकाउंट कहाँ बनाया जाता है ऑनलाइन, जो भी प्रक्रिया इसकी होती है। जो जिसकी वजह से भी हम बहुत कह सकते हैं कि स्टूडेंटों को ज़रूर दिक्कत हो रही होगी। और ऑनलाइन क्लासेस की अगर मैं बात करूँ तो वो रेगुलर बेसिस में कई इंस्टीट्यूशंस में हो रही हैं और कई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे नहीं भी हो रही। कई स्टूडेंट्स लाइक ऐसे कर रहे हैं कि जॉइन कर लेते हैं पर क्लासेस करने में उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा कहीं न कहीं, क्योंकि वो घर पे बैठे हैं। घर के जी माहौल में कई बच्चों के लिए पढ़ाई करना संभव नहीं भी होता। छोटे बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो आजकल नर्सरी क्लास के बच्चों को भी ऑनलाइन के ज़रिए उन्हें पढ़ाया जा रहा है, जो कि बच्चों को ज्ञान कम और उनके पेरेंट्स को ज़्यादा मिल पा रहा है, बिकॉज़ छोटे बच्चों से आप उम्मीद नहीं रख सकते, जो क्लास में ही बैठना पसंद नहीं करते, उनसे आप उम्मीद नहीं लगा सकते कि वो घर पे 1 डेढ़ घंटा फ़ोन के आगे बैठें और अपने टीचर से बातचीत करें या उस तरह से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें। तो कहीं न कहीं कोरोना या कोविड-19 ये पैंडेमिक सिचुएशन ने एजुकेशन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक क्रिएट किया है, जिसके लिए जिसका बहुत जिसकी वज़ह से बहुत हानि हुई है सब बच्चों को। मतलब इसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है। इसकी भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने कहा था कि जब खुल जाएगा ये कॉलेज या हमारे स्कूल इंस्टीट्यूशन, जब सिचुएशन सही होगी, वो खुलेंगे, तो हम हॉलिडेज़ नहीं देंगे, छुट्टियाँ नहीं देंगे, उसकी भरपाई करेंगे। पर जी मुझे लगता है कि अभी की जो स्थिति है, इस स्थिति के हिसाब से हम जितने भी हॉलिडेज़ बंद कर लें, जितना भी कोशिश कर लें, जितना भी अपने आप को एक्स्ट्रा बर्डन दे दें, पर रेगुलर पढ़ाई जब छूट चुकी है, उसे वापस ट्रैक में रेल जब पटरी से उतर चुकी है, तो उसे वापस उसमें बिठा के चलाना एक चुनौती वाला काम होगा। अगर ह हमें इस बात पे पूरा मीन्स लाइक प्राउड है या हमें विश्वास है कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितने स्ट्रॉन्ग हैं, हमारे टीचर्स जितने डेडिकेटेड हैं,
वो जरूर इसे सही रास्ते में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड दोबारा स्टूडेंटों का जितना भी पढ़ाई में उनका ध्यान हटा है या उन्हें पढ़ाई का जितना भी नुकसान हुआ है, उन्हें दोबारा वो उसकी भरपाई करवाएंगे स्टूडेंटों से मिलके। वो खुद भी स्टूडेंटों के साथ मिलके अपने कोशिश से स्टूडेंटों को आगे लेके जाएंगे। पर जो सामना करना पड़ा है वो एक बहुत ही चुनौती वाली बात हुई है स्टूडेंट्सों के लिए जी बेसिकली। जी, अमनप्रीत जी, मैं और जो आपकी जो हमारी जो गेस्ट है अगला, अमनप्रीत उनका भी नाम है, मैं उनसे अगला सवाल ये करना चाहूँगा कि एक तरफ भारतीय संविधान में जो शिक्षा का जो एक बराबर का दर्जा है या सभी को शिक्षा बराबर मिले, एजुकेशन इक्वल हो, इस पर हमारे भारत के लोगों को मौलिक अधिकार मिला हुआ है, संविधान में प्रदत्त अधिकार मिला हुआ है। लेकिन आज की स्थिति में कहीं न कहीं शिक्षा के ऊपर में व्यवसायीकरण, बाजारीकरण जो देखने को मिलता है। एक तरफ सरकारी स्कूल है, मिड डे मील का स्कूल है, और एक तरफ बड़े-बड़े कॉरपोरेट घरानों का स्कूल है, जिसमें बड़े-बड़े घरों के लोग बच्चे पढ़ते हैं, उसमें मोटी फीस है। इस कंट्रोवर्सी को, इस गैर बराबरी को कैसे, किस नज़र से देखते हैं आप? अमनप्रीत। वैसे तो हाँ जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। मेरी हाँ आवाज जी, आ रही है, आप बोलें। तो मतलब जी, आवाज आ रही है, बोलें। मेरा ये मानना है कि जैसे हम सब जानते हैं कि इंडिया में ही नहीं, आई थिंक जगह पे एक तो प्राइवेट स्कूल्स और एक गवर्नमेंट स्कूल दो हिस्सों में बंटे हैं। जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वो तो हमारी सरकारें चला रही है, और जो प्राइवेट स्कूल्स है वो प्रॉफिटेबल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं अपने प्रॉफिट के लिए, या अपना मतलब उनका जो भी है। तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं, एक्चुअली मैं खुद एक प्राइवेट स्कूल से पास की थी मैं भी। तो जी। मुझे ये मानना है कि और जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं मतलब, सो ऐसा लगता है कि प्राइवेट स्कूल्स कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल से थोड़ा ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो टीचर्स मतलब मैं जिस हिसाब से यहाँ पे देख रही हूँ तो टीचर्स थोड़े ज्यादा डेडिकेटेड है और ज्यादा सीरियस है बच्चों की पढ़ाई को लेकर। और कहीं ना कहीं मतलब गवर्नमेंट स्कूल्स भी ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने शुरुआत में तो प्राइवेट स्कूल से स्कूलिंग की थी, बट अभी मैं कॉलेज एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रही हूँ। तो वहां पे भी एकदम अच्छा है, मतलब कुछ खराब बोल के नहीं कह सकते, मतलब सब सही है यहाँ पे भी। बट कहीं ना कहीं ऐसा स्कूल टाइम्स में बच्चे ज्यादा प्राइवेट में पढ़ते हैं, जिनके पास मतलब है पढ़ाने के, सबके पेरेंट्स इक्वल नहीं है। ऐसे हमारे पढ़ा सकते तो कईयों कि वो नहीं पढ़ा सकते। तो इसी वजह से कुछ कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, बट बाद में जाके तो ऑलमोस्ट सब गवर्नमेंट में हो जाते हैं, बिकॉज प्राइवेट स्कूल्स की फीस पे करना इजी है, बट प्राइवेट कॉलेजेस की फीस पे करना बहुत टफ है। और जैसे कि हम मिडिल क्लास पर्सन है, हमारे लिए तो वो पॉसिबल नहीं है। सो मेरा ये मानना है कि दोनों अपनी जगह जगह पर बेटर है, अगर टीचर्स, और सबसे मेन पार्ट प्ले करते हैं टीचर्स। ये नहीं कह सकते कि हर प्राइवेट स्कूल सही है या हर गवर्नमेंट स्कूल गलत है। वहाँ के टीचर्स, वहाँ का एनवायरनमेंट, और वहाँ के जो मतलब ऑर्गेनाइजर्स हैं या फिर जो भी उन्हें चला रहे हैं, उनकी डेडिकेशन के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो अपना काम सीरियसली ले रहे हैं, सीरियसली पढ़ा रहे हैं बच्चों को। कई ऐसे यहाँ पे हर टाइप के स्कूल है। कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं कि एक्चुअली हमारे पास में ही है ऐसे बहुत स्कूल्स। एक स्कूल है कि वो बहुत अच्छा स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, लेकिन हर बार वहां से बच्चे टॉप करते ही हैं, बहुत अच्छा स्कूल है। और कुछ ऐसे भी स्कूल्स हैं कि जहाँ से बच्चे पास ही नहीं किए, मतलब हमारे पास में ही, हमारी लोकेलिटी में ही है। तो ये नहीं कह सकते कि मतलब हर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती या हर प्राइवेट स्कूल की पढ़ाई अच्छी है, लेकिन मेन बात आ जाती है फीस पे। आजकल तो फीस मतलब कुछ ज्यादा ही हो रही है। एक्चुअली प्री प्राइमरी स्कूल के बच्चे की प्राइवेट स्कूल के बच्चे की फीस ही बहुत ज्यादा है। सो इस हिसाब से देखा जाए तो मैं आपसे थोड़ा रोकना चाहूंगा अमनप्रीत। मैं ये चाह रहा था कि जो ये गैर बराबरी शिक्षा का जो प्रणाली है,
इस गैर बराबरी एक तरफ तो जिनके पास पैसे हैं वो अपने बच्चों को अच्छी क्वालिटी का शिक्षा दे सकते हैं, और जो मीडियम क्लास के आदमी हैं, जैसे अभी आप कोरोना काल में आप देखेंगे कि हर आदमी की माली हालत खराब है और स्कूल की मोटी फीस देने के लिए अच्छे-अच्छे लोगों के पसीने छूट रहे हैं, और इसको लेकर काफ़ी देश में आवाज़ भी उठी है। तो जो एक तरफ भारत भारत में जो हमारा नियम कानून बना हुआ है कि उनको सभी को शिक्षा का स्तर बराबर किया जाए और उनको एक नज़रिए से एक शिक्षा का स्तर के आधार पर उनको बेटे और बेटियों को एजुकेटेड किया जाए। इस गैर बराबरी पर मैं आपके विचार जानना चाहूंगा। हाँ जी, तो अभी तो हम मतलब हर एक इंसान की ही आर्थिक स्थिति में तंगी है, क्योंकि सबके काम जी। काज सब बंद हो गए हैं ऑलमोस्ट। अभी तो वापस हम्म फिर से सब कुछ ट्रैक पे आ रहा है, लेकिन फिर भी वो स्पीड नहीं है और मार्केट उतना स्ट्रांग नहीं है अभी। सो हम्म स्कूल की मतलब सब कुछ सही चल रहा था तब तो स्कूल की फीस पे करना इजी था, लेकिन अभी बहुत लोगों के पास इतना क्षमता नहीं है कि वो फीस पे कर सकें। तो इसीलिए हम्म सरकार ने कहा भी जो प्राइवेट स्कूल्स है वो अपनी फीस में कुछ मतलब कम करे, 25%। यहाँ पे हमारे ऐसा आया था, बट कई स्कूलों ने किया भी है और कई स्कूल नहीं भी कर रहे हैं। हम्म मतलब कोई नहीं मान रहे हैं, उनका ये मानना है कि उनकी टीचर्स जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो उनकी पूरी मेहनत हो रही है। बट हम्म मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें कहीं ना कहीं फीस आधी करनी चाहिए, बिकॉज सब इतना नहीं दे पा रहे हैं अभी, तो ये सिचुएशन ही ऐसी है। और रही बात गैर बराबरी की, तो हर मतलब बच्चा जो अभी प्राइवेट स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं अपने स्कूल में, तो इतनी इजीली वो स्कूल छुड़ा के वो उनके पेरेंट्स उन्हें दूसरे स्कूल में दे भी नहीं सकते, बिकॉज टाइम ऐसे चल रहा है कि कुछ अचानक हो नहीं सकता। हम लोग कुछ प्लानिंग के हिसाब से होगा ही नहीं, बिकॉज ये सिचुएशन ही इतनी सडनली आ गई है कि कोई आदमी कुछ सोच रहा है और हो कुछ रहा है। अभी तो पहले तो ये बोला गया था कि स्कूल कॉलेज सब खुल जाएंगे अगस्त सितंबर तक, बट अभी जो सिचुएशन है वो देख के ऐसा लग रहा है कि स्कूल कॉलेज खुलने का तो अभी दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा। और दिखने से भी आई थिंक कोई अपने बच्चों को शायद ही भेजना चाहेगा। सो मतलब मतलब जहां तक ये प्राइवेट स्कूल। हाँ जी। सरकार के पास में स्कूल कॉलेज खोलने के लिए अभी तक कोई ठोस नीति नहीं बन पाई नहीं। है। हाँ जी, नहीं अभी तक कुछ नहीं। मतलब वो लोग जैसा प्लान करते हैं वैसा नहीं हो पाता। हमेशा ऐसा लगता है कि हम्म आते कुछ महीनों में खुल जाएंगे। गवर्नमेंट ऐसे प्रपोजल्स देती भी है कि इतने टाइम में खुल जाएंगे, बट फिर से हम्म मतलब सिचुएशन और ज्यादा वर्स होती जा रही है, जिसकी वजह से अभी खोलना सही नहीं है आई थिंक, क्योंकि ये बहुत कुल बड़ा मिला रिस्क के हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि इस वैश्विक महामारी से पहले तो अपनी बचाव कर लें, और उसके बाद में ये कोरोना काल खत्म हो जाएगा तो पढ़ाई लिखाई को आगे पटरी में लाया जा सकता है, ऐसा सोचना है। नहीं, अभी तो एक्चुअली ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो वो भी ऑनलाइन क्लास जैसे कि अमनप्रीत ने कहा सबके पास फैसिलिटीज नहीं है, तो हम्म आधे बच्चे कर भी रहे हैं और आधे नहीं भी कर पा रहे हैं। तो ऐसे हमारे इंडिया में ही कितने केस आए हैं जिनके पास गैजेट्स नहीं है, वो सुसाइड कर रहे हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे हैं उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम्स है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, बिकॉज इंडिया में अगर 30% रिच आदमी है तो 70% आई गेस बिलो मतलब मिडिल क्लास या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं। तो उनके लिए ये सब बहुत ज्यादा टफ होते जा रहे हैं, उनके लिए बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन आ गई है। या तो हम्म ये वो अपने हिसाब से कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। वो सोचते कुछ है हो कुछ जाता है। अगर आप वो अपने बच्चों की पढ़ाई भी छुड़ा दे वो भी पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो हमारा देश ही डूब जाएगा। जैसे अभी जी तो जानते ही हमारा देश कितना ज्यादा नीचे आ रहा है, जीडीपी माइनस में हो चुका है। तो ऐसे अगर बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई छुड़वा के पेरेंट्स ऐसे छुड़े तो वो भी पॉसिबल नहीं है। जी। मैं अगला सवाल आपसे और करना चाहूंगा अमनप्रीत। चलो पार्ट 2 की बेटी का तो हाँ बात जी, मैं कंप्लीट हो गया, हाँ और जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक तरफ भारत में गवर्नमेंट का एक स्कीम है जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बचाओ। और इस योजना को सरकार बहुत कारगर रूप से सुचारू रूप से इसको आगे बढ़ाने के लिए अभियान चलाया हर राज्य में। हम छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ पे महिला बाल विकास की ओर से
ये पंचायतों में अभियान चलाया गया कि बच्चों को, बेटियों को अधिक से अधिक स्कूलों में उनका पढ़ाई लिखाई का समुचित व्यवस्था किया जाए, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, और जो अ, ताकि ये पढ़ लिख करके अपने पैरों में बेटियां खड़ी हो सकें। खड़ी तो हो सके। इस स्लोगन को अगर आज हम भारत के परिदृश्य में अगर देखते हैं, तो आए दिन बेटियों के साथ अन्याय, अत्याचार, छेड़छाड़, उनके साथ रेपिस्ट के मामले या ऐसे बड़े-बड़े घटनाएं आपने सोशल मीडिया में या चैनलों के माध्यम से आप देखते हैं। तो आप लोग एक बेटी हैं और आने वाले देश के आप भविष्य हैं। इस ऐसी स्थिति को लेकर आप क्या सोचते हैं और हमारे देखने सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, मुझे बहुत सही लगा, बहुत अच्छा सवाल है। ये इस सवाल का जवाब बहुत तरीके से दिया जा सकता है। मैं अपने जी, तरफ से यही बोलना चाहूँगी कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। तो जी, बेटी पढ़ेगी तभी जब बेटी बचेंगी। जी, बेटियाँ जी, जी, बचें, बेटियाँ पढ़ें। अब जी, सबसे पहली बात ये है कि हमें अपने भारत में ये 80s 90s के बाद जब 2000 का एरा आया, 90s का बाद 2000 का एरा आया, तब हमें अपनी सोसाइटी में महिलाओं को लेकर बहुत ही एक हमारे डेवलपमेंट दिखने मिली, जहाँ बहुत महिलाएं अपने पढ़ाई, स्टडीज़ दूसरी स्टडीज़, प्रोफ़ेशनल करियर को लेके आगे आने लगी। अपने हक के लिए हम्म, उन्होंने ज़रा आवाज़ उठानी शुरू करी। अब बात ऐसी है कि जी, फिर भी हमारी जो हमारा हिंदुस्तान जो है, भारत जो है, उस जो पुरानी प्रथा जो थी, जो कुरीतियाँ थी हमारी प्रथा में, वो प्रथा जी, अभी भी कहीं न कहीं, प्रथा तो चली गई है, पर वो आइडिया, वो जो सोच विचार कहीं न कहीं हमारे दिमाग में आज भी दबे हुए हैं। सबसे पहली बात मैं यही कहना चाहूँगी, आज अगर कोई मेरी आवाज़ और सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि मेरी सबसे विनती है कि अपनी बेटी को उसे समझें, उसे उनका हक दें, उन्हें काबिल बनाएँ और उन्हें एक जंगल के फूल जैसे बनाएँ, जो अपनी आस-पास की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, उनसे लड़ सकें। उनसे लड़ जी, सके, उन्हें बहुत एक कोमलता हर एक लड़की में, एक औरत में, एक महिला में कोमलता होती है, पर उन्हें हर स्थिति में खड़े रहना, लड़ना, अपनी दृढ़ता को बनाए रखना, ये बहुत ज़रूरी है। अब अगर जी, हम बात करें महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार की, आज जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से हमारे भारत में रेप केस बहुत हद तक बढ़ गए हैं। जी, अब ये क्यों बढ़ गए हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होगा। हमारे भारत में बहुत जर्नलिस्ट्स हैं, रिसर्चर्स, स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने पता लगाया है कि हमारे भारत में लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केस बढ़ गए हैं, रेप केस बढ़ गए हैं। एक 11 महीने से लेके 70 साल तक की महिला औरतों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, और इसके ऊपर और सुनने में हमारे हमारे यहाँ कुछ नहीं रह जाता। जहाँ एक जी, 11 महीने का बच्चा, वो भी अगर सुरक्षित ना हो, और अगर 90 साल की एक एक माता, वो भी अगर सुरक्षित ना हो, तो भारत को हम माता किस प्रकार से बोलें? भारत माता हमारी, जो भारत जो खुद ही एक महिला दर्शाती हैं, भारत माता है हमारी, तो इस उस माता का क्या सम्मान रह जाएगा, अगर हम अपने देश की औरतों को ही सम्मान ना दे सकें तो। तो सबसे पहली बात मेरी यही रहेगी सब दर्शकों से कि हमारे भारत में हमें अपने सोच को और मजबूत करने की ज़रूरत है, अपने सोच को डेवलप करने की ज़रूरत है, हमें औरतों को उनका दर्जा देने की ज़रूरत है। हमें उन उन उन्हें कहाँ रोकना चाहिए या कहाँ उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, ये चीज़ हमें इसका जो भेदभाव है, वो भेदभाव हमें दूर करने की ज़रूरत है। लड़कियाँ लड़कों से आज के युग में कम नहीं हैं, सो उन्हें अपॉर्च्युनिटी दी जाए तो वो बहुत आगे बढ़ेंगी।
इसी जी हमारे सरकार ने भी इस चीज़ को फ़ॉलो किया है। वो भी चाहती हैं कि सरकार भी चाहती है कि हमारे देश की महिलाएँ, बेटियाँ, औरतें भी आगे बढ़ के आएँ। इसीलिए उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ भी अपनाई हैं, वुमेन के ऊपर पॉलिसीज़ अपनाई हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ एंड बेटी को पढ़ाने का उन्होंने जो ये पॉलिसी अपनाई है, ये भी काफ़ी इसको भी बहुत प्रेज़ करना चाहिए हमें। पर बात ये है कि हमें अपने सोसाइटी में अगर मैं अपने घर में एक बेटी होके पढ़ाई कर रही हूँ, उच्च विद्या अगर मैं प्राप्त कर रही हूँ, तो ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरे पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि अगर मेरे पड़ोस की कोई बेटी नहीं पढ़ पा रही है, उसे अगर रोका जा रहा है, तो उसे उसका हक दिलाएँ। हम अपने जी हर चीज़ हम सरकार से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सरकार आएगी, मिनिस्टर्स आएँगे, एमएलए आएँगे एंड इस घर के बच्चे को बोलेंगे चलो आप चलो पढ़ो। हमारे खुद के भी एक ज़िम्मेदारी है सोसाइटी में रह के हमारे खुद की भी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि हम अपने आस-पास देखें, अपने घर से बाहर निकल के भी देखें कि हमारे घर की बेटी तो पढ़ रही है, पर और हमारे आस-पास कितने घरों की बेटियाँ पढ़ रही हैं, उनका कितना मन है पढ़ने का और उन्हें क्यों रोका जा रहा है। पहली बात मैं यही चाहूँगी कि उन्हें रोका ना जाए और हम अपने सोसाइटी में ही पूरी कोशिश करें कि सब बेटियों को पढ़ाया जाए। उसके बावजूद अगर उनके ऊपर कोई डोमेस्टिक वायलेंस या कोई डोमेस्टिक हैरेसमेंट दी जा रही है कि उन्हें नहीं पढ़ाने का या उन्हें अपने पैरों में खड़े होने के लिए रुकावट पैदा की जा रही है और अगर हम आस-पास होके भी कुछ कर नहीं सक रहे हैं, तो मेरा मानना है कि हमें अथॉरिटी या कानून का सहारा लेना चाहिए। हमें अथॉरिटीज़ से बात करनी चाहिए कि हमें बेटी पढ़ाने के लिए और बेटी बचाने के लिए सबसे पहली बात ये है कि हमें अपने मानसिकता को बहुत ऊँचा लेके जाने की ज़रूरत है। हमें बेटियों को अपने बेटों के बराबर समझने की ज़रूरत है, फिर ही हम बेटियाँ बचा सकेंगे और पढ़ा सकेंगे। नॉर्थ ईस्ट में बेटियाँ पढ़ रही हैं, काफ़ी हद तक उन्हें आगे जाने की सुविधा दी जा रही है। पर जहाँ तक मुझे पता है भारत में नॉर्थर्न रीजन्स जैसे पंजाब, राजस्थान या हरियाणा अभी भी बेटियों को उन नॉर्थर्न एरियाज़ में अभी भी काफ़ी हद तक उन्हें हक थोड़े कम दायरे में मिल पा रहा है। ज़िम्मेवारियों का दबाव उनमें ज़्यादा है और पढ़ लिख के आगे बढ़ने में उन्हें थोड़ी कम सुविधा मिलती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर मैं गलत हूँ तो माफ़ी जी चाहूँगी। पर नहीं 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 बिल्कुल सही। जी हाँ जी, तो मैं यही चाहूँगी कि सबसे पहले हम अपनी मानसिकता को बढ़ाएँ। हमें जानने की बहुत ज़रूरत है कि आज अगर हम अपनी बेटी को खुशहाल ज़िंदगी बिताने के लिए देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाना पड़ेगा। वो अपने जी पैरों पे खड़ा होके चलने लायक होगी, तो ही अपनी ज़िंदगी का बैलेंस बना के चल सकेगी। अगर वो अपने जी पैरों पे खड़ी नहीं हो सकेगी, तो ज़िंदगी भर उसे बैलेंस नहीं मिलेगा अपनी लाइफ़ बिताने का। अब एक एक अमन हाँ जी, मेरी सबसे अमनप्रीत जी बस मैं थोड़ी सी एक और चलो अपनी बात पूरी कर लें फिर मैं अब अगला सवाल रखूंगा। हाँ जी, मेरी बात बस लास्टली मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हम अपनी मानसिकता को बढ़ाएँ। बेटियाँ हम बचाने के ऊपर जितना ध्यान दें, बेटियाँ को पढ़ा-लिखा के कुछ बनने और लायक बनाने में भी हम उतना ही ध्यान दें। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी। जी बहुत अच्छा आपने जानकारी हमारे देखने सुनने वालों को दिया है और ये जानकारी से लोगों को जरूर जो अमनप्रीत टू है उनसे हाँ मैं जी। सवाल ये करना चाहूँगा कि चूँकि यही विषय है जो भारत देश के अंदर में आज जो परिदृश्य देखने को मिलता है कि एक तरफ तो ये सरकार की योजनाएं हैं और उनकी मंशा है कि बेटियां शिक्षित हों, पढ़े लिखें, आत्मनिर्भर बने और उस दिशा में ऐसा नहीं है कि आगे बढ़ भी रहे हैं लेकिन जो तमाम प्रकार की जो घटनाएं घट रही है इसको रोकने की दिशा में क्या कुछ किया जा सकता है क्योंकि जो वारदातें होती है जो घटनाएं होती हैं ये दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। हेलो अमन हाँ जी, मुझे मेरा आपका कुछ आप आवाज नहीं आया, प्लीज क्वेश्चन रिपीट करेंगे। हाँ मैं ये कह रहा था कि जो स्लोगन के बारे में अभी अमनप्रीत ने जो डिटेल्स में बताई है इसी पर हम आपसे सवाल ये करना चाहेंगे कि जो एक घटनाएं हैं ऐसे घटनाओं को हम कैसे रोक सकते हैं और देश में एक
मानवीयता और एक अपनापन और एक भाईचारा और एक दूसरे के लिए मान सम्मान और ऐसी घटनाओं को हम कैसे रोक सकते हैं? पहले तो मैं ये बोलूंगी कि मुझे अमनप्रीत का कुछ भी सुनाई नहीं दिया बिकॉज मेरा कनेक्शन नेटवर्क। लॉस हो गया था। अभी अभी नहीं चलो, जस्ट आप मतलब ज्वाइन हुआ ही है। आपसे हमारा तो जी मुझे हमारा सवाल ये ऐसी घटनाओं की बात कर रहे हैं आप। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि ये जो देश में ऐसी घटनाएं घट रही है, इसको हम महिलाओं कैसे कम कर मुझे सकते हैं, किन कैसे घटनाओं रोका जा सकता है? आप किन घटनाओं की बात कर मतलब मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, नेटवर्क क्लियर नहीं है। वो जानना चाहते हैं कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं को जो बराबरी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, उन घटनाओं के ऊपर सरकार को कौन से ऐसे कदम ले सकती है सरकार, या ऐसी कौन सी सुविधा दे सकती है जिससे हम लाइक महिलाओं को सुरक्षित और किया जाए। तुम्हारा क्या विचार है इसमें? सर यही सबसे जानना चाहते पहले तो हमारे सरकार को ही इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट है इस मैटर में। ऐसे तो बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का स्लोगन तो है, बट इस स्लोगन पर खड़े उतरने के लिए उन्हें और कुछ लॉस इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, तभी ये सक्सेसफुल होगा। हम सिर्फ पढ़ाने की बात सही है, लेकिन मम्मी पापा अपने बच्चों को बेटी को पढ़ाने के लिए इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें बाहर भेजना पड़ता है, अलग शहर में भेजना पड़ता है, जो कि आज के टाइम में बहुत रिस्की माना जा रहा है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट ही ऐसा है। सो कोई भी मम्मी माँ बाप अपने बच्चों को ऐसे बाहर भेजने में डरते हैं। सो इस स्लोगन को मतलब सक्सेसफुल बनाने के लिए पहले तो हमारी गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट लॉज जरूर लेने पड़ेंगे, तभी ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सक्सेसफुल हो पाएगा। बेटियों के ऊपर इन अत्याचारों की वजह से ही शायद लोग बेटियां नहीं पालना चाहते या नहीं पैदा करना चाहते। सो हमारी गवर्नमेंट को कुछ नियम जरूर लेने चाहिए, क्योंकि ताकि लोग ऐसा कुछ करने के बारे में सोचे भी ना। लोगों में साहस अमनप्रीत इसीलिए मैं आता है। हाँ जी। जी चलो अपनी बात हाँ रखें, आप पूरी करें। हेलो, हाँ जी। मैं ये कह हाँ रहा जी। था अमनप्रीत आपसे कि जो आज ऐसी घटनाएं घट रही है और इसको हम रोकने के दिशा में खुद आज अपने को सुरक्षित बनाने के लिए हम कैसे क्या कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के जो योजनाएं हैं या नियम कानून है वो तो एक अपनी जगह है, लेकिन महिलाएं या बेटियां अपने आप में सुरक्षित कैसे रह सकती हैं, ये इस पर आप अपनी संक्षिप्त विचार दें। एक्चुअली तो हम मतलब पहले तो उन्हें कॉन्फिडेंस उनके अंदर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम्म हमारे इंडिया में बहुत महिलाएं इससे बहुत डरती हैं। वो स्ट्रांग नहीं है। जो शहर में रहती है, जो पढ़ी लिखी होती है, वही स्ट्रांग इंडिपेंडेंट बन पाती है, बट जो गांव की या ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां हैं उनमें एक डर होता है, क्योंकि वो ऐसे एनवायरनमेंट में ही रही है कि उनके अंदर एक डर पैदा होता है उनके। तो सबसे पहले बच्चियों में कॉन्फिडेंस एक लाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी उन्हें मतलब कुछ स्किल डेवलपमेंट या जैसे कि सेल्फ डिफेंस, ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो अगर हम सबको सिखाएं, जिसके उसकी वजह से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, हम स्ट्रांग फील करेंगे, तो हमें डर नहीं लगेगा, और डर नहीं लगने से बहुत कुछ सही हो सकता है। तो हमारे साथ मतलब कुछ जल्दी गलत भी नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। तो हम्म मतलब यही एक सबसे बेहतर उपाय है कि हमें अपनी बेटियों को ऐसे स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि उन्हें कभी वीक फील ना हो। हम ये अगला सवाल आपसे करना चाहते हैं मनप्रीत कि जो एक तरफ जो शिक्षा का प्रणाली है हमारे भारत देश के अंदर में, और वर्तमान जो कोरोना की इस महामारी में हमारा जो एजुकेशन का जो प्रभाव है, इसको लेकर जो आज हम डिबेट कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो भारत में जो शिक्षा है, और ये शिक्षा का जो स्तर आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जितना 90% लोगों तक साक्षरता की बात जानी चाहिए,
वो साक्षरता आज भी काफी कुछ जितनी होनी चाहिए वो नजर नहीं आती है। और यही कारण है कि जो भारत देश है, जो दुनिया के देशों के अपेक्षा में यहाँ पे जातिवाद है, यहाँ पे भेदभाव है, यहाँ ऊंच नीच है। और आज भी हम एक तरफ अप्रियता की नज़रों से लोगों को, छोटी बड़ी जातों के ऊपर में लोगों की नज़रिया दिखता है। स्कूल में आज भी लोगों के साथ में भेदभाव होता है। इसको आप कैसे देखते हैं? मुझसे पूछा है ना। आवाज मेरी नहीं आई भेदभाव आपको? तो हाँ जी, मुझे कुछ कट कट के आ रही है, मतलब सही नहीं। हाँ हाँ, नहीं, आज भी स्कूलों में जो भेदभाव होता है, आज भी मतलब आप जातीय भेदभाव, छोटी बड़ी जात को लेकर के जो देश के अंदर में वैमनस्यता आए दिन ऐसे मतलब घटनाएं घटती रहती है। इस पर आपका क्या कहना है? हमारे देश में जाति भाव तो एक बहुत बड़ी समस्या है। ऊंच नीच का यहाँ पे कुछ ज्यादा ही लोग डिफरेंशिएट करते हैं कि मतलब उन्हें रिस्पेक्ट भी लोग उसी साइड टाइप से देते हैं जो उनकी कास्ट है। अगर वो हम्म। उच्च का है तो उन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट मान सम्मान देते हैं। अगर वो मतलब डाउन मतलब नीचे के कास्ट का है तो उन्हें ज्यादा सम्मान नहीं देते। तो ये हमारे देश में बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। तो इसे बदलना चाहिए। और ये एक्चुअली कहीं से तो किसी किसी चीजों में मतलब जो छोटे जात के हैं उन्हें बहुत फायदे भी हैं, बट कहीं कहीं उन्हें लोग मतलब पसंद नहीं करते। ऐसा है हमारे देश में। तो इस भेदभाव को बाबा साहब अम्बेडकर ने खत्म करने के लिए संविधान बनाया और सभी को राइट दिए, सभी को अपने अधिकार दिए। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने जो महिलाओं को या बेटियों को जो अधिकार मिला वो बहुत बड़ा अधिकार है। क्योंकि आज़ादी के पहले आपको मालूम है कि बेटियों को किस नज़रों से देखा जा सकता था। और आज की परिस्थितियां में बेटियां दुनिया की हर वो मुकाम हासिल कर पाई हैं जहां पे एक उनका जो विकास देखने को मिलता है, चाहे वो चांद सूरत में पहुंचने की बात हो, चाहे देश के उच्च शिखरों में, चाहे आईएएस आईपीएस ऑफिसर, डॉक्टर, इंजीनियर, इन सभी चीजों में आज हमारी बेटियां सारे जगह अव्वल हैं। क्या सोचती हैं? हाँ जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि बात होती है मौका देने की। पहले हमारे समाज में उन्हें मौका नहीं दिया जाता था, उन्हें दबाया जाता था। पर आज वो हम्म। खुल के सामने आ पा रही है। ये हमारी सोच की वजह से हो रहा है। आज इंडिया में बहुत सारे लोग अपनी मॉडर्न सोच रखते हैं, जिससे राइट टू इक्वलिटी, जैसा कि हम सब जानते हैं, मतलब कोई भी भेदभाव नहीं लड़के लड़की में। तो उस वजह से भी ये पॉसिबल हो पाया है कि आज लड़कियां बहुत आगे बढ़ रही है। उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है जब भी वो कुछ अच्छा काम करती हैं। उन्हें पढ़ने के लिए मतलब पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है। सो यही सब फैक्टर्स है जिसकी वजह से बेटियों आज इतनी सक्सेसफुल हो पा रही थी। पहले भी होता, बट पहले उन्हें मौके नहीं दिए जाते थे। उन्हें मतलब हमारे समाज में यही है कि वो लड़की है, वो नहीं कर पाएगी। आज भी ऐसी सोच वाले बहुत लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके। हम हमारे इलाके में ये सब नहीं, हमने नहीं देखा, बट जैसा कि हम देखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं या फिर कुछ न्यूज में देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमारे देश में आज भी लोग, बहुत सारे लोग यही सोचते हैं कि अगर वो लड़की है तो वो नहीं कर पाएगी, उसे जरूरत नहीं है। सो अगर हम अपनी मेंटालिटी चेंज कर लेंगे तो कोई भी काम पॉसिबल नहीं। तो हो ही रहा है, हम देख ही रहे हैं, कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें लड़कियां और लड़कों से ज्यादा बेटर है आजकल। तो हाँ, आपने जैसा कि कहा, वो मून पे जाती हैं, अदर प्लैनेट्स पे, या फिर एक देश चलाने की बात हो, बहुत सारे देश है जिनकी प्रेसिडेंट्स है वो फीमेल्स हैं। सो ये सब काफी एग्जांपल्स हैं। अमनप्रीत, मैं आपसे बात ये करना चाहूंगा कि जो भारत में हमारे गुरु नानक जी पहले गुरु थे और उसके सॉरी, बाद में मुझे बिल्कुल 10वें सुनाई गुरु। नहीं देती। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे जो संत महापुरुषों ने भारत की इस भूमि पे पैदा हुए, गुरु नानक जी पहले गुरु है, जिन्होंने ईश्वर अल्लाह हेलो। नूर पाया, कुदरत कुदरत की सब बंदे, एक नूर ते सब जगह उपजा, कौन वले तो कौन बंदे। तो उन्होंने हेलो। ये इतना बड़ा स्लोगन हमारे मानवता के लिए दिया।
अगर हम गुरुओं की विचारों को देखें या सुने तो जाति भेद और ऊंच नीच के भेदभाव को मिटाने के लिए हमारे गुरुओं ने जो प्रयास किया, क्या इसको आज के परिदृश्य में कितना सार्थक मानते हैं? रमनप्रीत। मुझसे किया गया है ये सवाल? हेलो। जी, मैं आपसे कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो आपने बहुत अच्छा ये कोटेशन जो या हमारे गुरबाणी में से जो आपने जो पंक्तियाँ कही हैं बहुत उच्च हैं कि अ, हमारे गुरु नानक देव जी जो सिख धर्म के पहले गुरु हमारे जो माने जाते, जिनके हम आदर्शों पे आज जो हमारा ये धर्म खड़ा है, हमारे जी, गुरु नानक देव जी ने बहुत प्रयास किया है कि औरत को एक ऊंचा दर्जा दिया जाए हमारे सोसाइटी में। उन्होंने ये जी, तक कहा है कि सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। इसका जी, अर्थ है कि उसे उस महिला या उस औरत को क्यों तुम बुरा कह रहे हो जिसने बड़े बड़े राजाओं महारथियों को जन्म दिया है। अगर जी, एक औरत बड़े से बड़े राजा महाराजा महारथी को जन्म दे सकती है तो उसमें कितनी क्षमता होगी। तो हम मैं गुरुओं के जो शिक्षा से मुझे इतना ही समझ में आया है आज तक कि हमारे गुरुओं ने ना सिर्फ औरत और महिला पुरुष महिला के बीच का अंतर को ही नहीं दूर किया, बल्कि एक छोटी जात ऊंची जात जो ये एक हमारे सोसाइटी में जो ये बनाया गया है, खुद ही इंसानों ने जो बना लिया है, वो उसको भी काफ़ी हद तक दूर करने की हमारे गुरुजी ने या इस धर्म में सिख धर्म में कोशिश की गई है। ऐसे बहुत धर्म हैं, सब धर्म उच्च है और सब धर्म से उच्च धर्म होता है इंसानियत का धर्म। सो उस मैं ये नहीं कह रही कि सिख धर्म ही बहुत परम उच्च है और हमारे सिख धर्म में मैं खुद एक सिख हूँ। मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने सिख धर्म में मुझे जन्म मिला है और एक ऐसे धर्म में जन्म मिला है जहाँ पे भेदभाव भेदभाव को सपोर्ट नहीं किया जाता। भेदभाव को टोटली खारिज किया जाता है। एक पुरुष महिला हो, चाहे ब्राह्मण शूद्र हो, किसी भी टाइप का भेदभाव हो उसे हम समान उसे नहीं उसे मान्यता दी जाती है इस धर्म में भेदभाव को। इस धर्म के भेदभाव को दूर करने के लिए ही आज जो पूरे विश्व में जो एक प्रथा है लंगर हमारे लंगर की जो सेवा है। हाँ जी, मैं यही कह रही थी कि हमारे सिख धर्म में गुरु नानक देव जी ने लंगर की प्रथा इसीलिए चलाई थी ताकि हम सब भेदभाव को दूर कर सकें। सब ऊंची जात या नीची जात जो भी इंसान ने बनाई है खुद ही जो सोच लिया है एक भेदभाव जो बना दिया है उसे दूर करें और सबको बराबर का दर्जा मिले, सबको बराबर का मान सम्मान दिया जाए और एकता एकता का भाव प्रकट हो, ब्रदरहुड एक दूसरे में प्रकट हो और इस चीज को बढ़ावा देने के लिए सिख धर्म में गुरु नानक देव जी ने लंगर की प्रथा भी चलाई है। और अगर मैं सिख धर्म को अगर फोकस करूं तो अ, हमारे लाइक सिख धर्म में भेदभाव सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को लाइक टाला गया है तो वो है भेदभाव। भेदभाव बिल्कुल भी भेदभाव को मान्यता नहीं दी जाती है। नहीं, गुरुजी ने ये भी कहा था कि नीची ऊपर नीचे जात और नीची से और नीची जिसके संग साथ, ऐसा गुरुजी ने कहा है, गुरु नानक जी ने कि हाँ जी, उन्होंने ये कहा कि इस दुनिया में कोई नीच नहीं है, कोई ऊंच नहीं है। कुछ नहीं है। और इसी बात को लेकर पहले गुरु से लेकर 10वें गुरु गोविंद सिंह गुरु 10वें पिता तक ये गुरु ग्रंथ में दर्शाया गया है। और मानवता को संदेश देने के लिए हमारे जो सिख धर्म गुरुओं ने जो बीड़ा उठाया, वो हाँ एक जी, इंसानियत का धर्म है, सच्चा मानवता का धर्म है। ये हम अभी इस लॉकडाउन में हम ये देख सकते हैं या लोगों ने ये महसूस भी किया है खुद। जो गरीब लोग या जो नंगे भूखे पैदल चलते हुए इस राज्य से उस राज्य इस लॉकडाउन में पैदल चलने को मजबूर हुए। और हाँ जी, सिख धर्म के गुरुओं ने अपने अपने लंगर और अपने अपने स्थान पे जहाँ पे जैसी व्यवस्था बनी भारत के लोगों को
भूखे लोगों को भोजन कराया, ये मानवता की सच्ची मानवता देखने को मिला है। इस पर आपका क्या कहना है? हमें पूरे भारत में ही जब कोविड-19 का जो ये प्रकोप जब फैला तो हमने देखा कि बहुत लोगों की आमदनी बंद हो गई है। जो गरीब मज़दूर जो रोज़ के कमाई के ऊपर जिनका घर चलता है, उनकी जब कमाई बंद हो गई तो उन्हें खाने-पीने की बहुत तंगी आ गई। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उन्हें खाना या उन्हें अनाज की सेवा उन्हें मिले। पर हमें पता है कि सरकार जब कोई काम करती है तो उसमें थोड़ा-सा विलम्ब हो जाता है, उसमें देरी हो जाती है। पर ये चीज़ काफ़ी देखने में आई कि जब ये विपदा आन पड़ी हमारे भारत में तो हमारे सिख भाइयों ने, खालसा एड ने हर जगह पे लंगर की सेवा लगवाई। गरीब और जिन जिन लोगों को खाने-पीने की असुविधा थी, जिन्हें तकलीफ़ हो रही थी खाने-पीने को लेके, उन तक अनाज पहुँचाया गया। तो सिखों ने ये एक बहुत बड़ा उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है कि पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में सिख अपनी सेवा को लेके जाने जाते हैं। दूसरे देशों तक के मिनिस्टर्स या अथॉरिटीज़ ने सिखों को बोल दिया कि अब जब इतनी विपदा आन पड़ी है तो वो अपने सिख भाइयों से मदद चाहेंगे। तो सिखों की बस अनाज के लिए नहीं बल्कि हर जगह सिख सिख आज इस चीज़ के लिए माने जाते हैं। उन्हें इन चीज़ के लिए लाइक उन्हें प्राउड फ़ील होता है कि वो मुश्किल से मुश्किल समय में भी सामने आके सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कहना चाहूँगी। यहाँ जब कोविड-19 ने जब पहले ही काफ़ी हद तक यहाँ प्रकोप फैला दिया था, तब असम में हर साल बाढ़ की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ जी। हर साल बाढ़ की समस्या असम में रहती है, बिहार में रहती है, हम सब हुँ। जानते हैं। हुँ, और हुँ। जब इस साल कोरोना जब लॉकडाउन चल रहा था, इसी समय बाढ़ आई थी असम में। और असम में ऑल असम सिख यूथ एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन सिखों की एक एसोसिएशन है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह में इनका अपना-अपना एक यूनिट है और हर जगह के यूनिट ने अपने-अपने जगह में जहाँ पे भी बाढ़ का प्रकोप आया था, सिख भाइयों ने और बहनों ने मिलके तन, मन, सच्ची धन मानवता से की सेवा सेवा की है। की। जी। सच्ची हुँ। मानवता की सेवा की, आगे आए, अपने पूरे सुरक्षा भी देखी, मैं कहूँगी इतने बड़े प्रकोप में जहाँ लोगों को घर से निकलने में डर लग रहा था, वो बाहर समाज के लिए निकल आए, अपनी जान की भी परवाह नहीं की और अपने अपने सेवा को महत्व देते हुए उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया और बहुत बड़ा उन्होंने ये एक सेवा उन्होंने ली कि उन्होंने बाढ़ के समय भी लोगों को अनाज से उनकी मदद की। उन्होंने उनके कपड़ों से, उन्हें पहनावे से, उन्हें रहने की विविधा जगह हो, विविधा की घड़ी में सेवा करके काफ़ी उन्हें मानवता की सहाय सेवा करिए। जी। मानवता का एक मिसाल उन्होंने खड़ी कर जी। दी है। जी। इस बात हुँ। से मैं काफ़ी गर्व महसूस करती हूँ कि सिख भाई हमेशा अपने सेवा हुँ। के लिए आगे रहते हैं। ये हुँ, हुँ। मानवता का एक बहुत उच्च उदाहरण है हमारे भारत जी, में और पूरे विश्व में। जी। हाँ जी। अमनप्रीत, मैं और बेटी से मैं सवाल ये करना चाहता हूँ लास्ट में, क्योंकि हाँ जी। हमारा ये अब समय थोड़ा नज़दीक आ रहा है और हाँ चूँकि जी। आज नेटवर्क भी बड़ी डिस्टर्ब किया हुआ है। पहले तो मैं डिस्टर्ब था, दूसरी बार हाँ आप जी। लोग ब्रेक हो गए। तो हाँ जी। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को, अभी जो लोग लाइव देख रहे हैं, हुँ। इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारे जो बेटियां हैं या इंसानियत है, मानवता का धर्म है, इस हुँ। पर हमारे लोगों को, चूंकि शिक्षा एक कारगर है और ये एक प्रकाश है, और इस प्रकाश की रोशनी से इंसान दूसरे को भी रोशन कर सकता है, उसके परिवार को, उसके अपने समाज को एक नई दिशा और नई दशा दे सकता है। एक शिक्षित व्यक्ति ही इसको कर सकता है। हाँ। क्या संदेश देना चाहेंगे?
आखिर में जैसे आप कह रहे हैं समय आखिर में आ गया, ये डिस्कशन काफ़ी अच्छी रही आज की। तो लास्ट में मैं अपना यही संदेश सबको देना चाहूँगी, जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबको अपना यही संदेश देना चाहूँगी कि हमें आज के युग में अपनी सोच विचार हम सब अपने सोच विचार को समय के साथ धीरे-धीरे बदलने की कोशिश करें। अपनी बेटियों को, खासकर अपनी बेटियों को सुरक्षित उन्हें कैसे ताकतवर बनाया जाए, इस बात पे ध्यान दें। और पढ़ाई ज्ञान हो, चाहे आप ज्ञान के रूप से उन्हें ताकत दें या चाहे आप उन्हें डिफेंस के रूप में उन्हें ताकत दें, उन्हें ताकत दी जाए, उन्हें आगे बढ़ने का एक मौका दिया जाए। और जस्ट बिकॉज कि वो लड़कियां हैं, बेटियां हैं, सेंसिटिव हैं, उन्हें पीछे ना रखा जाए, उन्हें कहीं ना कहीं उनकी प्रतिभा को दबाया ना जाए, क्योंकि हमारे लाइक देश के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि औरतें, लड़कियां, बेटियां आगे आएं और कुछ करके दिखाएं। ये समय आ गया है कि अपने आप की अपनी प्रतिभा को सारे देश के सामने लाने का। और सब जैसे और हमारी बेटियों ने काफ़ी हद तक 90s 80s के बाद काफ़ी उन्होंने बहुत इंस्पिरेशन है। हम उनसे इंस्पिरेशन लें, अपनी सोच को बदलें, मानवता को अपने दिल और दिमाग में अपना एक धर्म बना ले कि सबसे उच्च धर्म मानवता का हो। और भेदभाव हम कम करें, अपने दिलों से हर एक इंसान के लिए भेदभाव हम कम करें। और एकता में ही अनेकता है। सो मानवता, एकता, भेदभाव को खत्म करना। मैं सब जो भी देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के यही विनती करूंगी कि प्लीज इन कुरीतियों को धीरे धीरे कोशिश करें हम अपने दिमाग से दूर करें और धीरे धीरे अपनी सोसाइटी से दूर करें, ताकि हम खुद भी डेवलप हो और अपने आसपास सबको डेवलप भी कर सकें। चलो, बहुत अच्छी बात आप लोगों ने विस्तार से हमारे देखने सुनने वालों को वॉइस ऑफ मानवता जो हमारा चैनल है, जो दबे कुचले लोगों की आवाज़ है, हम लोगों ने आज ये ऐसा पहला प्रयास किया है कि शिक्षा को लेकर के हम इस डिबेट को लेके आए। और हमारे साथ और भी आज और भी बेटियां जुड़ने वाली थी, लेकिन किसी कारण से वो हमारे इस प्रोग्राम में नहीं जुड़ पाए। उनको हम अगले प्रोग्राम में उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। हमारी और एक जो बेटी है, उनसे भी लास्ट में हम एक संदेश के रूप में इस प्रोग्राम के माध्यम से, शिक्षा के स्तर के माध्यम से अपने विचार को साझा करें, ताकि उनकी बातों को भी लोग सुने और अपने जीवन में अमल करें और अपने जीवन को सार्थक बना सके। हाँ जी। हेलो। पहले तो नेटवर्क बहुत डिस्टर्ब दे रहा है, बार बार लेफ्ट हो जाता है। तो मतलब लास्ट में मैं भी यही कहूंगी कि सबको इक्वल बराबरी का दर्जा दे, कि बेटी है बेटा है भेदभाव करना छोड़े हैं। सिर्फ बेटी बेटे के भेदभाव में ही नहीं, ये जो हमारे यहाँ पे कास्ट का जो बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, इससे भी लोग इक्वल माने। हर इंसान एक ही है, ना कोई ऊंच ना कोई नीच। तो सबसे बड़ा अगर हम यही दो चीजें बदल दे तो हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो जो भी हमें चेंज चाहिए, तो स्टार्टिंग यही है कि हम सबको बराबर माने, सबको इक्वलिटी का दर्जा दें। उसी से ही हमारा देश बहुत डेवलप करेगा। बाहर की जो हमारी फॉरेन कंट्रीज है, वहाँ पे इतना अंडर डेवलपमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे सबको इक्वल दर्जा देते हैं, ना कोई फीमेल ना कोई मेल। तो हमें कुछ कुछ अच्छी चीजें अगर दूसरों की अच्छी है तो उनसे भी सीखनी चाहिए, और हमें ईमानदारी से हर काम करना चाहिए। मतलब भेदभाव तो नहीं करना चाहिए, मतलब ऑनेस्ट होना चाहिए, बिकॉज वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे देश के डेवलपमेंट में। सो ओवरऑल मतलब अगर हम सब मिलके एक जैसे सोच रखेंगे, अपना माइंडसेट चेंज करेगा, तभी देश डेवलप होगा, ना कि सिर्फ एक दो जन की चीज से नहीं होगा। तो हम सबको मिलकर एक जैसा सोचना चाहिए, आज के जमाने के हिसाब से सोचना चाहिए, और हर लड़की को मौका देना चाहिए। लास्ट में हम आपसे एक और संक्षिप्त सवाल करना चाहते हैं कि देश के लोग कहते हैं कि हमारा भारत अब विश्व गुरु बनने की दिशा की ओर है। तो जब विश्व गुरु
बनने की दिशा की ओर है और देश में जो तमाम घटनाएं हम जो देखते हैं, ऐसे स्थिति में हम भारत को एक भाईचारा, एकता में अनेकता और महान पुरुषों की विचारधाराओं को लेकर जब तक इंसानियत का धर्म और मानवता का धर्म को हम लागू नहीं करेंगे, तो हमारा भारत देश कैसे विश्व गुरु बन सकता है, इस पर हम बारी-बारी से आप दोनों के थोड़े-थोड़े राय जानना चाहेंगे। मैं शुरू करूं? जी। तो हमारे जो पहले जिन्होंने संविधान बनाया, जो आज़ादी के लिए लड़े, जो हमारे इतने इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है, उन्होंने हमेशा एकता एकता वो बना सके, एकता से सारे भारत को जोड़ सके, इसलिए आज हमारा भारत आज़ाद हुआ है। तो इस एकता को हम छोटी-छोटी बातों की वजह से या जेंडर इनइक्वालिटी हो, चाहे कास्ट इनइक्वालिटी हो, इन चीज़ों के वजह से हम इसे कहीं न कहीं मरने ना दें। हमें हमें अगर एकता को आज भी बचा के रखना है भारत में और अगर भारत को लाइक विश्व गुरु अगर हम कहें तो बनाना है, तो हमें एकता को हमेशा दृढ़ रखना पड़ेगा कि हम भारत में चाहे कोई भी हो, ऊँच जात, नीच जात, ये सब इंसान ने बनाए हैं। भगवान ने किसी को भी इस चीज़ के दायरे में नहीं भेजा कि वो ऊँच है या नीच है। इंसान के खुद के बनाए हुए जो खुद के ओन अपनी सेल्फिश ज़रूरतों की वज़ह से जो बनाए हुए ये झूठ-मूठ के जो कास्ट क्रीड हैं, इन्हें हमें ख़त्म करना होगा, इन्हें हमें दूर करना होगा। तभी हम विश्व गुरु अगर भारत को बनाना चाहें तो हम उसे तभी हम इस मुकाम तक लेके आ सकेंगे। हमें एकता सबसे मेन बात है कि हमें अपने देश में एकता चाहिए। जब हमारा देश एकता होगा, जब हम मुट्ठी बन जाएँगे तो ताकत ज़्यादा होगी, तब भारत कुछ ज़्यादा उभर कर आएगा। अपनी अपनी प्रतिभा हर एक इंसान को जब अपनी प्रतिभा दर्शाने का मौका दिया जाएगा, तब भारत की ही प्रतिभा और उज्ज्वल होगी। तो मेरा यही मानना है कि हम भारत में एकता तभी बनेगी जब दिल में इंसानियत हो, सबके लिए प्यार हो, तो हम तभी हमारे मन में एक एकता का भी भाव आएगा। सो इंसानियत मन में रखते हुए हम एकता को दृढ़ करें और अगर साथ खड़े हों और अगर ये फैसला ले लें कि हमें अपने भारत में अपने हर एक को अपनी प्रतिभा दर्शाने का मौका देना है और वो लायक है, उसकी प्रतिभा को बाहर उभार के लाया जाए, तो मुझे लगता है कि भारत बहुत बड़ी से बड़ी मुकाम में भी पहुंचा है और आगे भी पहुंचता रहेगा। संक्षिप्त में अपने विचार और हम बेटी से जानना चाहेंगे। अमनप्रीत, अमन आवाज नहीं आ आवाज रही। जा रही है? मैं आपके लिए दोनों के लिए सवाल किया था, लास्ट में अपनी बारी आई है, आप अपनी बात रखें। अमन आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है? बोलो। हाँ बोलो बोलो। तो मैं कह रही थी कि जैसा कि सब कहते हैं कि हमारे भारतवासी कहीं ना कहीं कहते हैं कि हमारा देश पूरा देश बनने जा रहा है, तो कुछ कुछ मैटर में ये सही भी है और कुछ कुछ मैटर में अभी हमें बहुत टाइम लगेगा। ये नहीं कह सकते कि हम अभी सबसे अचानक से डेवलप बन जाए इतनी जल्दी, ये अभी पॉसिबल नहीं है। सो लोगों को मतलब हर एक बेसिस पे देख के मतलब एक फैसला लेना चाहिए। अगर हम एक फील्ड में आगे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अचानक से बहुत आगे बढ़ जाएंगे या कुछ भी। हमें सबको हर फील्ड में इक्वली लेना चाहिए। जैसे कि हमारा देश स्पोर्ट्स में आजकल बहुत आगे है, तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है या बहुत अभी और कोई पीछे नहीं। मतलब वो भी सही है क्योंकि उस फील्ड में वो अच्छा है, लेकिन हर फील्ड में सब मतलब इक्वली देखना चाहिए, तभी हम बता सकेंगे कि हमारा देश आज कितना डेवलप है या नहीं। बहरहाल आप लोगों ने बहुत विस्तार से आज के जो विषय पर बिंदुवार आप लोगों ने हमारे देखने सुनने वालों को जानकारी दी और महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हम मेघराज जी मेरे ख्याल से अभी अपडेट हैं कि नहीं देखना पड़ेगा।
मेघराज जी हमारी आवाज सुन रहे हैं? हेलो हेलो। चलिए अमनप्रीत, मैं ये चाहता हूं कि जो हमारा जो अगला आने वाला है जो एपिसोड हो, आज तो नेटवर्क हमारे लिए थोड़ी बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम किया है। अब नेक्स्ट टाइम हम इसका टाइम टेबल थोड़ा सा, क्योंकि नाइट में जो नेटवर्क है बहुत शेड्यूल बिजी हो जाता है और उसके कारण भी ऐसी दिक्कतें आती है, तो इसका टाइम हम थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे और अगले समय में हम और भी कोई नए सब्जेक्ट को लेकर आप लोगों से चर्चा करेंगे, रूबरू होंगे और हमारे इस चैनल के माध्यम से एक नई श्रृंखला भी शुरू करेंगे बेटियों के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर, और समय समय पे हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे देखने सुनने वालों को एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए, एक जन जागृति पैदा करने के लिए, भारत में जो ऐसी घटनाएं घट रही है इसमें जागरूकता लाने के लिए आप लोगों का जो आज ये वॉइस ऑफ मानवता पर जो एक सारगर्भित चर्चा हुई है, इसका लाभ हमारे देखने सुनने वालों को जरूर मिलेगा। और आप लोगों ने अपना कीमती समय नॉर्थ ईस्ट से हमारे लिए रात में समय दिया, इसके लिए हम आप दोनों अमनप्रीत का हम लोगों का हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को धन्यवाद करते हैं और आप लोगों से यही चाहेंगे कि आने वाले समय में मानवता के लिए जो सिख गुरुओं ने जो संदेश दिया है उसको लेकर आगे बढ़ें और शिक्षा का मुकाम हासिल करके आप उन्नति के शिखर पर आगे बढ़ें और हमारे इस भारत देश की भूमि पर आप लोग एक मिसाल कायम करेंगे, ऐसी उम्मीद के साथ में आप सभी आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह।